डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में पोल्यूशन टैक्स की बात हुई थी और प्रदूषण कर का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं और कोई प्रदूषणकर्ता पोल्यूशन टैक्स को अपनाने के संदर्भ में क्या सोच रखता है। ये सारा आर्थिक दृष्टिकोण, ये सारा इकोनॉमिक अप्रोच कल आपको बताया गया था। कुछ लिटरेचर मैंने आपको दिया है, वो ये बताता है कि जो विश्व के विभिन्न देश हैं, उन विभिन्न देशों में जो प्रदूषण कर है, पोल्यूशन टैक्स है, वो कई नामों से जाना जाता है। पोल्यूशन टैक्स रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, रिलेटेड टू लिक्विड वेस्ट पोल्यूशन, रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो जिस भी तरीके का प्रदूषण हो, उस तरीके के प्रदूषण को एड्रेस करने के लिए विभिन्न देशों में प्रदूषण कर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। और जो 4 पेज का लिटरेचर मैंने आपको सप्लाई किया है, उसको देखिएगा। वहाँ हमको ये पता चलता है कि विश्व के विभिन्न देशों में, चूँकि इन्वायरमेंटल क्वालिटी एक लग्जरी गुड है, इसलिए जो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, जो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो उपयोग है, उनकी जो शुरुआत है और उनका जो प्रचलन है, वो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा विकसित देशों में है। जो विकासशील देश हैं, कन्वेंशनल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते हैं कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो विश्व के अगर परिदृश्य को हम देखें तो बहुत तरीके के हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से प्रदूषण कर का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न देशों के जो उदाहरण हैं, उनके जो अनुभव हैं, वो आपके लिए उदाहरण के लिए कुछ पृष्ठों में दिए गए हैं। अब बात हम करते हैं मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट की, जिसको हम पर्यावरणीय सब्सिडी कहेंगे। पहला पोल्यूशन टैक्स, प्रदूषण कर, और दूसरा पर्यावरण सब्सिडी, इन्वायरमेंटल सब्सिडी। इन्वायरमेंटल सब्सिडी है क्या है? पर्यावरणीय उपादान यह है क्या है? पे पोल्यूटर नॉट टू पोल्यूट। उद्देश्य, जो प्रदूषण करता है उसको कुछ आर्थिक सहायता दीजिए, उसको कुछ मदद करिए जिससे कि वो पोल्यूशन ना करे। पे पोल्यूटर नॉट टू पोल्यूट। ऐसी सब्सिडीज कई तरीके से हमको दिखती हैं। जो प्रदूषण करता है उनके लिए कुछ ग्रांट्स के रूप में, उनके लिए कुछ ऐसे उपकरण जो प्रदूषण को घटाते हैं, उनको खरीदने की प्रक्रिया में ऋण उपलब्ध कराने के रूप में, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के रूप में। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि अगर किसी प्रकार से यह लगता है कि कोई काम ऐसा किया जाए कि जिससे कि पर्यावरणीय प्रदूषण कम हो, और उस काम को करने के लिए प्रदूषणकर्ताओं को प्रेरित करना है कि वो कोई विशेष प्रकार का उपकरण या विधि प्रयोग में लाएं, तो उनके खर्चे को कम किया जाए, सब्सिडी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। इसको हम कह सकते हैं, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट इन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंटल सब्सिडी। बहुत छोटे से उदाहरण के रूप में, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, फर्म हैं जो उत्पादन कर रही हैं, और उनके उत्पादन से जो धुआं निकल रहा है वो चिमनियों के माध्यम से निकल रहा है। हम ये जानते हैं कि अगर चिमनियाँ जितनी ऊंची होंगी, एयर पोल्यूशन उतना कम होगा। चिमनियाँ जितनी ऊंची होंगी, फर्म से जो प्रदूषण निकलेगा वह एटमॉस्फेयर में उतना ही ऊंचा होगा।
और उससे नियर बाई जो जनता है, जो थर्ड पार्टी है, उस पर जो असर पड़ेगा प्रदूषण का वह कम से कम होगा। और चिमनियाँ जितनी ही ऊंची होंगी ओवरऑल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, चिमनियाँ जितनी ही ऊंची होंगी उतना ही एयर पोल्यूशन का असर थर्ड पार्टी पर, लोगों पर, सोसाइटी पर कम से कम होगा। तो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है कि जो फर्म उत्पादन कर रही हैं, जिनका उत्पादन प्रदूषण उत्पन्न करता है, वहाँ जो चिमनियाँ हैं फर्म में, वो चिमनियाँ ऐसी हों अगर जिनकी ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये समाज के हित में है। ऐसा अगर होता है तो एक एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट होगा। देखिए, एक्सटर्नलिटी दो प्रकार की है। कल भी मैंने जिक्र किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि एक एक्सटर्नलिटी वो है जिसमें हम एक्सटर्नल कॉस्ट को देखते हैं और उसको इंटरनलाइज करने के लिए टैक्स लगाते हैं। यहाँ हम बात इस बात की कर रहे हैं कि कोई क्षेत्र है जहाँ पर फर्में उत्पादन कर रही हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, लेकिन अथॉरिटी को लगता है कि अगर चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, ये लोग ऊंची ऊंचाई वाली चिमनी लगाएं, तो उससे एक एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट होगा, एक वाह्यता का लाभ उत्पन्न होगा कि जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा। सो इंस्टॉलिंग स्मोक स्टैक्स चिमनीज, ऊंची चिमनियों को लगाने से ज़्यादा फायदा होगा, एक्सटर्नल बेनिफिट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक चिमनी जो औसत ऊंचाई की नियमों के हिसाब से, सरकार के नियमों के हिसाब से कोई फर्म एक औसत ऊंचाई की चिमनी लगा रही है, उसकी लागत 100 रुपये है, और हमको ये लग रहा है कि अगर चिमनी की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो उससे एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट होगा जो समाज के हित में है। तो जिस तरीके से एक्सटर्नल कॉस्ट को, पोल्यूशन जब होता है तो उस एक्सटर्नल कॉस्ट को इंटरनलाइज करने में सरकार पोल्यूशन टैक्स लगाती है, ठीक उसी प्रकार से अगर ऊंचाई चिमनियों की बढ़ा दी जाए और जो फर्म है वो ऊंची ऊंचाई वाली चिमनियां लगाएं तो समाज का लाभ होगा। तो इस एक्सटर्नल बेनिफिट को भी इनकॉर्पोरेट करने की, इंटरनलाइज करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है उसने सरकार के हिसाब से एक औसत ऊंचाई की जो नियमानुसार था वो चिमनी लगा दी, चिमनी लगी हुई है, 100 रुपये उसकी कॉस्ट आती है। अब सरकार चाहती है कि ये जो चिमनी की हाइट है इसको बढ़ा दे, लेकिन बढ़ी हुई ऊंचाई वाली नई चिमनी अगर वो लगाएगा, चिमनी जिससे धुआं निकलता है, तो कॉस्ट 100 से बढ़ के 150 रुपये हो जाएगी। तो भाई कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर 100 रुपये के अनुबंध के हिसाब से तो नियमों का पालन कर रहा था, और वो प्राइवेट प्रोड्यूसर क्यों 150 रुपये खर्च करके ऊंची ऊंचाई की चिमनी खरीदेगा और लगाएगा? नहीं लगाएगा। इससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसका प्रॉफिट घट जाएगा। लेकिन अगर ऊंची ऊंचाई की चिमनियां लगा दी जाएं तो उन चिमनियों के लगाने से एक्सटर्नल बेनिफिट जो जनरेट होगा वो समाज का है, सरकार को वो चाहिए। तो सरकार को उस एक्सटर्नल बेनिफिट को इंटरनलाइज करने के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फर्म ऊंची चिमनियों को अपने यहाँ लगाएं। अब इसी बात को हम एक कंसेप्ट में लेते हैं, और वो कंसेप्ट है पिगुअन सब्सिडी का। पिगुअन सब्सिडी is the subsidy which is equal to marginal external benefit at efficient level of output. Pig1 subsidy
is equal to marginal external benefit at the efficient level of output. जैसे P1 टैक्स था, P1 टैक्स was equal to marginal external cost at the efficient level of output, उसका opposite. P1 subsidy is marginal amount of marginal external benefit at efficient level of output. हिंदी में P1 सब्सिडी किसी वस्तु की प्रति इकाई पर दिया गया भुगतान है, व्यय है, जिसका उपयोग धनात्मक बाह्यता उत्पन्न करता है, और इस भुगतान की मात्रा P1 सब्सिडी सरकार के द्वारा इस भुगतान की मात्रा कुशल उत्पादन स्तर पर MEB के बराबर होती है। कुशल उत्पादन स्तर का मतलब ये वह उत्पादन का स्तर जो सोशली एक्सेप्टेबल है, सोशली डिजायरेबल है, जो सरकार के द्वारा वांछित है। कॉम्पिटिटिव लेवल वो होता है जो मार्केट का है, एफिशिएंट लेवल वो होता है जो सरकार और समाज का है। आई रिपीट, P1 सब्सिडी किसी वस्तु की प्रति इकाई पर दिया गया भुगतान है, व्यय है, जिसका उपयोग धनात्मक बाह्यता उत्पन्न करता है, और भुगतान कितना होगा, भुगतान की मात्रा या जिसको हम सब्सिडी कहेंगे, वह कुशल उत्पादन स्तर पर MEB के मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर होती है। जो एक एग्जाम्पल मॉडल का और एक चित्र आपको मैंने सबमिट किया, उसको देखिए। हम इस बात को अब एक चित्र के माध्यम से और एक मॉडल के माध्यम से समझते हैं। इक्विपमेंट से रिलेटेड जो मॉडल है, एक इक्वेशन हमने ली है MSC मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और मार्जिनल सोशल कॉस्ट 70 प्लस 0.5Q। गणितीय रूप में अगर इस समीकरण को देखें तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा है समीकरण जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, कुछ y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा, और किसी एक कोण पर ये रेखा दी हुई होगी। अब आप चित्र में अगर देखें, जो चित्र में आपको MSC रेखा दिख रही है जो पॉजिटिव स्लोप की है, तो जो चित्र में रेखा बनाई गई है उस रेखा का समीकरण ये है। द फिगर विच इज गिवन इज ड्यू टू इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस ऑफ द मॉडल। दो इक्वेशन और हैं। MPB मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट 350.0 माइनस 0.9Q। दूसरी इक्वेशन MEB मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट 56.0 माइनस 0.2Q। दोनों को जोड़ दिया, मार्जिनल सोशल बेनिफिट 406 माइनस 1.1Q। देखिए यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल के तरीके से कॉस्ट नहीं है, बेनिफिट है। तो दो तरीके की बातें हो गई, एक तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की बात हो गई और दूसरे मार्जिनल सोशल बेनिफिट की बात हो गई। तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट MSB क्या होगा? MSB इज MPB प्लस MEB। तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट को अगर हम जोड़ दें तो हमको मार्जिनल सोशल बेनिफिट की इक्वेशन मिल जाती है। इसी के आधार पर सिंबॉलिकली संकेत रूप में चित्र में समीकरणों के आधार पर इक्वेशन दी हैं। अब अगर आप चित्र में देखें तो एक इक्वेशन है MPB मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जो किसके आधार पर बनी हुई है?
350.0 माइनस 0.9 क्यू, इसका ढाल देखिए ऋणात्मक है। मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट 56.0 माइनस 0.2 क्यू, दोनों को जोड़ दिया मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और इसकी क्वेश्चन चित्र में दी हुई है जो 406 से शुरू होती है। दो इक्वेशन आपको चित्र में दिख रही हैं, MPB और एक MSB। और इसके साथ साथ पहली इक्वेशन है MSC 70 प्लस 0.5 क्यू, जिसका की ढाल धनात्मक है। ये उदाहरण है एक, हम इसके डिस्क्रिप्शन पर, जैसे हम लोग क्लास में अगर बात करें तो इसको हम डिस्क्राइब ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको समझना भी होगा और हमको शॉर्ट में समझाना भी होगा। पॉजिटिव स्लोप की इक्वेशन ऐसी रेखा बताएगी, निगेटिव स्लोप की इक्वेशन ऐसी रेखा को बताएगी। इतना आप थोड़ा समझें। ये इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हमको इक्विलिब्रियम निकालना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन पर हम नहीं जाते हैं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम देखा जाए, जो प्राइवेट इक्विलिब्रियम है, जो फर्म का इक्विलिब्रियम है, जो प्राइवेट इक्विलिब्रियम है, वो कहाँ होगा? वो वहाँ होगा जहाँ MPB MPC के बराबर होगी। और अगर हम MPB को MPC के बराबर करते हैं तो चित्र के हिसाब से, और जो इक्वेशंस है, देखिए चित्र के हिसाब से जो वैल्यूज़ दी हैं वो वही वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आती हैं। चित्र में जो वैल्यूज़ दी हैं वो वही वैल्यूज़ हैं जो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आती हैं। ऐसे में MPB और MPC इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमें दो वैल्यूज़ मिलती हैं, QC बराबर 200 और PC बराबर 170 मिलियन डॉलर्स। ये कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है या प्राइवेट इक्विलिब्रियम है या मार्केट इक्विलिब्रियम है। और ये तब है जबकि हमने इस बात को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है कि अगर ऊंची ऊंचाई वाली चिमनियाँ लगाई जाएंगी तो उससे हमको ज़्यादा फायदा होगा और उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें कि एक्सटर्नल बेनिफिट अगर होता है तो वो एक्सटर्नल बेनिफिट जो वाह्यता का लाभ है वो समाज को मिले, तो वो वाह्यता का लाभ किसके बराबर हो? वो Pig1 सब्सिडी के बराबर है। ऐसे में Pig1 सब्सिडी होगी क्या? Pig1 सब्सिडी वो MEB के बराबर का वो अमाउंट है जो हमको एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पर मिलता है। सो इन्वायरमेंटल सब्सिडी और Pig1 सब्सिडी इज इक्वल टू स्मॉल s इक्वल टू MEB मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट एट द पॉइंट ऑफ एफिशिएंट इक्विलिब्रियम। चित्र में देखिए, चित्र में जो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम है वो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम हमको बिंदु K पर मिलता। K पर जो क्वांटिटी है, हमने जो चिमनियों की बात की, तो जो चिमनियों की मात्रा है वो है 210 और जो प्राइस है वो कितना है? 175। अब MSB की जो लाइन है, जो बिंदु K है, बिंदु K से एक लाइन हम नीचे की ओर खींचते हैं, चित्र में ध्यान दीजिए, और वो लाइन MPB को बिंदु L पर काटती है। अर्थात KL वो डिस्टेंस है जो MPB और MSB का डिफरेंस है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट का डिफरेंस है KL। तो KL क्या हुआ? KL हुआ मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू
मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट किस चीज़ से उत्पन्न हो रहा है? चिमनियों की हाइट को ऊंचा करने से। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल external benefit at the point of efficient equilibrium? The amount of marginal external benefit at the point of efficient equilibrium is KL. So KL is environmental subsidy per unit. So KL is environmental subsidy per unit. अब मॉडल की इक्वेशंस को सॉल्व करिए आप। दो इक्वेशन थी, एमएससी था, एमपीबी था, एमईबी था। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पर एमपीबी बराबर एमपीसी, तो मिला क्या हमको कि जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है उसमें जो चिमनियां हैं वो कितनी खरीदी जाएंगी? 200 मिलियन, और प्राइस क्या होगा? सारी चिमनियों को मिला के $170 मिलियन। एफिशिएंट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? वो वहाँ पर होगा जहाँ एमएसबी बराबर है एमएससी, और ये क्या बताएगा? जहाँ क्यूई चिमनियों की जो संख्या है 210 मिलियन और जो प्राइस है वो $175 मिलियन। लेकिन ये सोशली डिजायरेबल है। लेकिन आप देखिए कि प्राइवेट हिसाब किताब में, बात मेरी समझिए, प्राइवेट हिसाब किताब में जब छोटी चिमनियां थीं तो उनकी लागत $170 मिलियन थी, और अगर कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी और आप ऊंची चिमनियों को लगाने की बात कहेंगे तो फर्म की जो लागत आएंगी वो सब मिलाकर कितनी होंगी? $175 मिलियन। तो निजी फर्म ऐसा क्यों करना चाहेगी? लेकिन ऊंची चिमनियां हों, इसका फायदा समाज को है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार यहाँ पर P1 सब्सिडी देती है, और P1 सब्सिडी स्मॉल एस किसके बराबर है? ये बराबर है मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट एट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटकम। ये बराबर है मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट एट QE जो 210 के बराबर है। QE जो 210 के बराबर है। अब MEB की इक्वेशन पर आइए। MEB की इक्वेशन जब आप देखते हैं तो 56.50 माइनस 0.2 Q। अब Q में आप एफिशिएंट लेवल के आउटपुट 210 की वैल्यू को रख दीजिए, तो Q बराबर 210, तो MEB की वैल्यू आ गई $14 मिलियन। तो जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो कितना होगा? $14 मिलियन। ऐसे में एफिशिएंट लेवल पर जो प्राइस आ रहा था $175 मिलियन, उसमें $14 मिलियन की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, तो ओवरऑल जो चिमनियों की कुल लागत प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए, फर्म्स के लिए पड़ेगी, वो होगी 175 माइनस 14 बराबर $161 मिलियन। अगर इस रिजल्ट को हम शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट या कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पर जो इक्विपमेंट है चिमनी, उसका प्राइस टोटल कॉस्ट $170 मिलियन है। लेकिन $14 मिलियन की सब्सिडी देने के बाद उसका जो मार्केट में प्राइस आएगा ओवरऑल वो होगा 161 मिलियन। और चित्र बताता है कि जब हम एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटकम को एक्सेप्ट करेंगे, और ये हम एक्सेप्ट तब करेंगे जब हम इन्वायरमेंटल सब्सिडी दे देंगे, तो हमारा जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन होगा वो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन R पर नहीं होगा बल्कि K पर होगा। और उसका परिणाम ये होगा, दो बातें स्पष्ट। पहली बात, अगर इन्वायरमेंटल सब्सिडी ना दी गई होती तो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के केस में
जो चिमनी की लागत होती उसके अनुसार टोटल एक्सपेंडिचर 170 मिलियन डॉलर के हिसाब से होता और 200 मिलियन चिमनियों को लगाया जाता। लेकिन अगर चिमनियों की हाइट ऊंची कर दी जाए तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनकी कॉस्ट 170 से बढ़ के 175। चिमनियों की अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाए, जितनी चिमनियाँ प्राइवेट प्रोड्यूसर लगा रहे थे अगर उनकी ऊंचाइयों को बढ़ा दिया है तो सबको मिला के जो कॉस्ट 170 मिलियन डॉलर आ रही थी वो 175 मिलियन डॉलर हो जाएगी। कोई नहीं लगाएगा। लेकिन जब आप उसमें इन्वायरमेंटल सब्सिडी दे देते हैं तो सब्सिडी कितनी होती है? 14 मिलियन डॉलर की होती है, जिससे वही चिमनी, वही बड़ी ऊंचाई की चिमनी जिसका इफेक्टिव प्राइस 175 मिलियन डॉलर है ओवरऑल सबको मिला के समग्र, वो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है? 175 माइनस 14 बराबर 161 मिलियन डॉलर, जो कि प्राइवेट कॉस्ट 170 से कम है। अब किसी भी फर्म के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बढ़ी हुई नई ऊंचाई वाली चिमनियों को खरीदे और लगाए। क्यों? क्योंकि जो बढ़ी हुई नई ऊंचाई वाली चिमनियां हैं उनको खरीदने में इन्वायरमेंटल सब्सिडी मिल रही है और उनको खरीदने में कॉस्ट पहले से कम आ रही है। सारी फर्म ऐसा करेंगी, इसको यूज़ करेंगी, एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम बिंदु आर पर नहीं होगा बल्कि बिंदु के पर होगा। अर्थात अब अगर हम देखें तो चिमनियाँ किस मूल्य पर उपलब्ध होंगी? 100, उनकी कुल लागत कितनी होगी? 161 मिलियन डॉलर, जो कि प्राइवेट इक्विलिब्रियम या प्राइवेट कॉस्ट 170 से कम है। और उसका परिणाम क्या होगा कि 200 मिलियन की तुलना में 210 मिलियन चिमनियों को लगाया जाएगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सब्सिडी। यहाँ पर एक और विश्लेषण आता है कि पोल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल सब्सिडी की अगर बात की जाए तो दोनों में से कौन सा बेटर है, क्या है? नो डाउट एनवायरमेंटल टैक्स और एनवायरमेंटल सब्सिडी में दोनों का कंसीडरेशन अलग है। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही है उसको इंटरनलाइज करना है तो हमको टैक्स का सहारा लेना होगा, और अगर किसी काम से एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट हो, जैसे कि चिमनियों को अगर ऊंचा कर दिया जाए तो समाज का फायदा हो, तो इसके लिए एनवायरमेंटल सब्सिडी देनी होगी। सामान्यतः एनवायरमेंटल टैक्स ऐसे प्रोडक्शन को डिस्करेज करता है जो पोल्यूशन ओरिएंटेड है, और एनवायरमेंटल सब्सिडी ऐसे प्रोडक्शन को एनकरेज करती है जो प्रदूषण को बढ़ाता है। सो कंपेरेबली अगर देखा जाए ये केस टू केस डिफरेंट बात है। अलग अलग स्थितियों में इसका विश्लेषण अलग अलग होगा। हम किसी एक ही केस के संदर्भ में यह नहीं कह सकते हैं कि टैक्स बेटर होगा कि सब्सिडी बेटर होगी। इट डिपेंड्स, जैसा केस हो, जैसी स्थिति हो। अगर कोई केस ऐसा है जहाँ पर हमें लगता है कि अगर कुछ काम कर दिया जाए तो उससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल बेनिफिट ज़्यादा हैं, समाज का फ़ायदा ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल सब्सिडी के कंसेप्ट को यूज़ करना चाहिए। और जब कभी भी हम इन्वायरमेंटल सब्सिडी के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो नो डाउट जिस चीज़ या जिस उत्पादन से वो संबंधित होगी, जिस बात से इन्वायरमेंटल सब्सिडी संबंधित होगी, उसके प्रोडक्शन या उसके उपयोग को वो इनकरेज करेगी, बढ़ाएगी। लेकिन अगर चिमनियों को बढ़ाने से, चिमनियों की संख्या को बढ़ाने से प्रदूषण कम होता है तो इसको बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। दोनों बातें टैक्स की और सब्सिडी की अलग अलग है।